वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 14 लगाते हैं जो क्राउन की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं। जो लोग बिहार एसआई मेंस, सीडीपीओ या बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कोड से ज्ञात करें। आपको बौद्ध संगीतियों का कालक्रम में सजाना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले हुई थी दोस्तों राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। फिर दोस्तों वैशाली में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। फिर दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में। और इसके बाद कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में काला शोक के समय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए दिया गया है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर दिया गया है, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों चंपा राजधानी थी अंग महाजनपद की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो दोस्तों सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था डायमेकस। डायमेकस एक राजदूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में आया था। इसे सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपना राजदूत के रूप में भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है आपको बताना है। तो दोस्तों वह अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आहूत की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। वह कौन सा राजवंश है बताना है। तो दोस्तों वह राजवंश है मौर्य राजवंश, जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
किस अभिलेख में रुद्रदावन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो दोस्तों रुद्रदावन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो दोस्तों वह वंश था गुप्त वंश, जिन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने खंभात की खाड़ी में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो दोस्तों खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी जय सिंह सिद्धराज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो दोस्तों विजयनगर के हरिहर द्वितीय ने, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों इसमें सही कालानुक्रम हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य, रामानुज, फिर चैतन्य। शंकराचार्य का काल 788 से लेकर 820 ईस्वी तक था। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। और रामानुज का काल 12वीं शताब्दी ईस्वी है। फिर दोस्तों चैतन्य का काल है 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो दोस्तों वह इमारत है पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल की इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अगला प्रश्न देखते हैं, आता अली खां किसका नाम था? तो दोस्तों अता अली खां नाम था तानसेन का। अगला प्रश्न देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन मुगल शासक था? तो दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो दोस्तों वह रीति का नाम था कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय कुप्रशासन के कारण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना दोस्तों 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सी मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया था? तो दोस्तों, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया था, वह था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो दोस्तों, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पूना पैक्ट दोस्तों 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो दोस्तों, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो दोस्तों, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य देखता था आसफ अली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के
पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। तो दोस्तों वह व्यक्ति थे डॉक्टर किचलू। डॉक्टर किचलू 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन थे? तो दोस्तों इन लेखों का लेखक थे अरविंद घोष। 7 अगस्त 1893 से 6 मार्च 1894 तक बॉम्बे के इंदु प्रकाश में न्यू लैंप फॉर ओल्ड सहित 9 लेख प्रकाशित हुए थे। इसके लेखक अरविंद घोष थे। इसमें सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अरविंद घोष ने लिखा था। तो दोस्तों अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता आदि ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों सोज ए वतन की पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है कोंकण तट। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? वह कौन सा नहर है? नाम बताना है। तो दोस्तों वह नहर का नाम है एडन नहर, जिसे दामोदर नदी से निकाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों इसमें जो जोड़ा सही है वह है ऑप्शन सी, लूनी राजस्थान। बाकी दोस्तों इसमें इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है, भीमा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट श्रेणी के भीमाश्वर से निकलती है तथा 861 किलोमीटर प्रभावित होकर तेलंगाना में कृष्णा नदी से मिल जाती है। और घाट प्रवाह नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जिसका अफवाह बेसिन कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में है, न कि केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था डिगबोई असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए जिसे इस हेतु चयन नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें अंकलेश्वर को चिन्हित नहीं किया गया है, बाकी विशाखापट्टनम, पादुर तथा मंगलोर को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, यानी कि सेल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। तो दोस्तों रात और दिन बराबर होते हैं 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है दोस्तों क्षेत्र का नाम और एक तरफ दिया गया है देश का नाम। इसमें जो सही सुमेलित है आपको बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला दिया गया है कैटलोनिया क्षेत्र स्पेन, जो कि दोस्तों सही दिया गया है। अगला है क्रीमिया क्षेत्र हंगरी, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। क्रीमिया क्षेत्र रूस देश के अधिकार में है। अगला है मिंडानाओ फिलीपींस, जो कि दोस्तों सही दिया गया है। अगला है ओरोमिया नाइजीरिया, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। ओरोमिया क्षेत्र दोस्तों इथोपिया में पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो दोस्तों नीली नील नदी निकलती है ताना झील से, जबकि सफ़ेद नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुएज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं। तो दोस्तों सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर तथा भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघ गर्जन किस तथ्य या तथ्यों के कारण होता है। तो दोस्तों मेघ गर्जन होता है उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। इन चारों ऑप्शन को बताना है कौन नवीनतम है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा नवीनतम इसमें ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन मानव। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए
तथा दूसरे को कारण आड़ कहा गया है। पहला कथन ये दिया गया है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण आर दिया गया है, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। तो दोस्तों 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 57 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 58 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 59 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो कि सही सुमेलित नहीं है, आमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, जो कि गलत दिया गया है। आमीटर से दोस्तों विद्युत धारा मापते हैं। बाकी सभी सही दिए गए हैं। ओडोमीटर से वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोंटोमीटर से दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो दोस्तों एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है क्योंकि पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में काम में लेते हैं अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह तो दोस्तों किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि दोस्तों अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो दोस्तों गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20 डिग्री आर्द्रता तथा 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए दिया गया है दोस्तों, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण आर दिया गया है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलॉइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो दोस्तों कोहरे में अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें सही कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तथा ऑप्शन सी। पीतल जो कि तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। पारादीस सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। जबकि ऑप्शन बी तथा डी ये दोनों कथन गलत दिए गए हैं। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है जो कि गलत दिया गया है। एल्युमिनियम दोस्तों बॉक्साइट का अयस्क है। और फोटोग्राफी में दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है न कि पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला प्रश्न देखते हैं, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों गोताखोरों के सांस लेने संबंधी उपयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट से। बी का मिलान हो जाएगा 1 से कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से नीला थोथा कॉपर सल्फेट से। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट से। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण, जिसका सूत्र होता है दोस्तों C2H3NO। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं दिया गया है उसका चयन करना है। पहला है स्कार्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है माल्टोज माल्ट
जो कि सही दिया गया है। अगला है एसिटिक अम्ल दही, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है, न कि दही में। अगला है फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, जो कि सही दिया गया है। हमें गलत कथन का चयन करना था, तो दोस्तों ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए, नत्रजन प्रोटीन का संचय, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। फास्फोरस, जड़ का विकास, पोटेशियम, स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण। अगला बोरॉन, रोग प्रतिरोधकता। तो दोस्तों हमें गलत कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों शुष्क सेल बैटरी में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अगला प्रश्न देखते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो दोस्तों कपी नहीं है वो हो जाएगा लंगूर, जबकि गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंग उटान यह तीनों दोस्तों कपी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो दोस्तों डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन यौगिक जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 12 जोड़े पसलियाँ होते हैं, यानी कि 24। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला जो कि अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के बंध्यापन, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और खून लगातार बहता रहता है, जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी से सूखा रोग होता है और नियासिन से पेलेग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से
कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? वह कौन सा हार्मोन है बताना है। तो दोस्तों वह हार्मोन है परावर्तु हार्मोन यानी कि पैराथाइड हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। परकनली शिशु के मामले में तो दोस्तों परकनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों पेसमेकर को SA नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। पेसमेकर SA नोड के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिकाओं का एक समूह होता है। यह हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है। जब यह समान गति से कार्य नहीं करता है तब कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। वह थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। कोएलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों कोएलो केस भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस का संबंध संविधान की 9वीं अनुसूची से है। हालांकि 9वीं अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल ढांचे आधारभूत मानते हुए 9वीं अनुसूची के विषय भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम संसदीय सरकार आरंभ की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है? तो दोस्तों पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके संस्थापक कोडापल्ली सीतारामैया थे। इन्होंने 1980 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों इसे वर्गीकृत किया जाएगा समता का अधिकार में।
धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जो समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है राष्ट्र का नीति के निदेशक तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 123 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो दोस्तों, वह थे कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू कश्मीरी मूल के नेता थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी इनका विशेष योगदान था। यह नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। यह 1957 से 1962 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। जब संसद के दोनों सदनों की बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना चाहिए उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है? तो दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है राधाकृष्ण माथुर जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था? तो दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था
मूल अधिकारों की तुलना में निर्देश तत्वों का अग्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2021 के बारे में सही है। पहला दिया गया है दोस्तों, भारतीय रैंक 43वां है, तो दोस्तों यह सही दिया गया है। अगला है, स्विट्जरलैंड 2021 में शीर्ष स्थान पर है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2004 के बाद से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है, यह IMD द्वारा जारी किया जाता है, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वोट शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है, जो कि गलत दिया गया है। 10% नहीं है दोस्तों, 2.76% है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। IMF और IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। IMF और IBRD दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठक संस्थाएं हैं। IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अगला प्रश्न देखते हैं, IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो दोस्तों IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पहले बल्लेबाज बन गए हैं दोस्तों रोहित शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन का चयन करना है इसमें। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 39D में यह कल्पना की गई है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है और इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सभी कथन दोस्तों गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 यानी कि 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं। तो दोस्तों वह देश है भूटान। भारत ने सबसे पहले भूटान देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का निधन हो गया है।
तो दोस्तों वह प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का नाम था यशपाल शर्मा, जिनका कि निधन हो गया है। 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे और 2011 के विश्व कप क्रिकेट जीतने वाले टीम के चयनकर्ता रहे। यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं हसमत उल्लाह शाहिदी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वह सोशल मीडिया कंपनी का नाम है फेसबुक। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया गया है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण जो कि खारिज कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह थिलस्टेट को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण कम करने के लिए बांस वृक्ष लगाने की खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से कौन सी योजना चलाई गई है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है बोल्ड योजना। राजस्थान में मरुस्थलीकरण कम करने के लिए बांस लगाने की खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की बोल्ड योजना लाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड देश की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है? तो दोस्तों माना पटेल तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2020 में विश्व की कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व की 10% जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ई-रूपी डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है कर्नाटक राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने प्रति वर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों भारत सरकार ने प्रति वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? तो दोस्तों यह खुलेगा भोजपुर जिले में। बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में राज्य को पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? तो दोस्तों अमित पंघाल का संबंध हॉकी से नहीं है। अमित पंघाल का संबंध दोस्तों बॉक्सिंग से है, जबकि रानी रामपाल, मनजीत सिंह तथा श्रीजेश यह तीनों का संबंध दोस्तों हॉकी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र है मुसहरी में। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के मुसहरी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला नगर निगम था मद्रास नगर निगम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। पहला है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि दोस्तों सही दिया गया है। अगला है आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है आर्टिकल 356 राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, यह भी दोस्तों सही दिया गया है। अगला है आर्टिकल 358 देश में वित्तीय आपातकाल,
जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन से संबंधित है, न कि देश में वित्तीय आपातकाल से। देश में वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? तो दोस्तों भावना कांत का संबंध बिहार से है। भावना कांत का संबंध बिहार के दरभंगा जिले से है। वे 2021 के गणतंत्र दिवस के पैरेड में शामिल थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी एसडीजी इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? तो दोस्तों हाल ही में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर है 6। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ किस आईपीएल टीम ने करार किया है? तो दोस्तों वह आईपीएल टीम का नाम है पंजाब किंग्स, जिसने नाथन एलिस के साथ आईपीएल टीम का करार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने वियतनाम देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजकमल झा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? तो दोस्तों पायलट योजना का संबंध नहीं है पूर्णिया जिले से, जबकि मुंगेर, नालंदा, खगड़िया यह तीनों का संबंध पायलट योजना से है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 में सामाजिक सेवाओं के 3 मुख्य शीर्षों के व्यय जिसमें खेल, शिक्षा एवं संस्कृति पर कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया है? तो दोस्तों खेल, शिक्षा एवं संस्कृति पर व्यय किया गया है 26,353 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार के सुपौल जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों वह जिला का नाम है बांका तथा जमुई, जो कि झारखंड से सीमा बनाते हैं। झारखंड की सीमा से लगने वाले बिहार के जिले हैं कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। अगला प्रश्न देखते हैं,
विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जिसमें नायक चारू दत्त, नायिका वसंत सेना, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर, धूर्तदास का वर्णन है? वह कौन सा नाटक है जिसमें यह सभी का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों वह नाटक का नाम है मृच्छकटिकम, जिसके लेखक हैं शूद्रक। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 में कितनी टीमें खेलेगी? तो दोस्तों आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 में 16 टीम खेलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ऊंची कूद से जुड़े हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र निर्धारित की है 15 साल। थैंक यू।